पेपर बिलिंग की झंझट से पाएं छुटकारा। माई बिल बुक ऐप से जीएसटी बिल बनाएं और शेयर करें, स्टॉक मैनेज करें और पार्टी से लेन देन का पूरा हिसाब भी रखें। आज ही डाउनलोड करें माई बिल बुक ऐप प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री में। हिंदुओं को गाली देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सीता माता का अपमान नहीं सहेगा हिंदू जी, होश में हो, होश में आओ, होश में। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर वक्त है जब हम बैठकर तसल्ली से उन खबरों पर बात करेंगे जो दिन भर की भाग दौड़ में या तो आपसे छूट गई या फिर बस आपको छू कर निकल गई, लेकिन उन्हें जानना ज़रूरी है। जैसे किसान आंदोलन। क्या अब किसान आंदोलन का समाधान सुप्रीम कोर्ट के जरिए निकलेगा? पश्चिम बंगाल की राजनीति आखिर कहां तक जाने वाली है, क्योंकि अब वहां देवी सीता की एंट्री हो चुकी है। कोरोना का वैक्सीनेशन 16 जनवरी से शुरू तो हो रहा है, लेकिन सवाल यह है कि आप तक और आपके परिवार वालों तक टीका कब और कैसे पहुंचेगा। बात करेंगे ठंड से होने वाली परेशानी की और साथ ही भारत और ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच की। किन योद्धाओं ने, टीम इंडिया के किन योद्धाओं ने ऑस्ट्रेलिया के सपनों पर पानी फेर दिया। हिंदुओं को गाली देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सीता माता का अपमान नहीं सहेगा हिंदू जी, होश में हो, होश में आओ, होश में। दोस्तों, शुरुआत करते हैं किसान आंदोलन से। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान सरकार को कड़ी फटकार का सामना करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों को होल्ड करने की बात की, एक कमेटी बनाने की बात की। दरअसल ऐसे में सवाल यह खड़ा हो जाता है कि क्या अब आंदोलन का समाधान निकलेगा? कोर्ट ने कहा कि किसानों पर केंद्र सरकार की कोशिशें अब तक जो की हैं सरकार ने, उनसे कोर्ट निराश है। ये बात किसानों के लिए तसल्ली की हो सकती है और जाहिर तौर पर सरकार के लिए निराशा की। कोर्ट ने पूछा कि जब किसानों के लिए आप कुछ नहीं कर सकते तो नए कानूनों को क्यों ना होल्ड कर लिया जाए, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाना चाहती है जिसमें कृषि विशेषज्ञ होंगे, किसानों के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, सरकार के लोग हो सकते हैं और सरकार से नाम भी मांगे हैं कोर्ट ने आज, जो कल तक सरकार ने देने की बात कही है। लेकिन जब तक वो कमेटी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाती तब तक वो 3 कृषि कानूनों को होल्ड क्यों ना कर दिया जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना कोई फैसला नहीं सुनाया है, लेकिन सरकार जो है वो बैकफुट पर आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जब भी किसानों की और सरकार की बातचीत होती है तो कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जो हैं वो आकर एक बयान ज़रूर देते हैं, लेकिन आज उन्होंने कह दिया कि भाई मामला कोर्ट में है, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी हम नहीं करना चाहते। सुनिए क्या कहा कृषि मंत्री ने। कृषि सुधार बिलों का मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है और इसलिए अभी इस पर कोई टिप्पणी करना उपयुक्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कल फिर सुनवाई करेगा। बाकी सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो सर्वोपरि है। भारत सरकार ने किसान यूनियन के साथ अनेक दौर की बातचीत की है और कोशिश की कि रास्ता निकल आए और जो किसान यूनियन का मत था उस दृष्टि से कई प्रस्ताव भी उनको संशोधन के दिए थे, लेकिन उनके मन में रिपिली है तो इसलिए फैसले तक नहीं पहुंच पाए कि 15 तारीख को बैठक है। लेकिन अभी जो विषय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है तो उस पर प्रदेश की सबसे बड़ी अदालत एक बात कह रही है कि अगर आप रोक नहीं लगाओगे तो फिर हम रोक लगा देंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जब किसी विषय पर अगर विचार कर रहा है तो निश्चित रूप से उस समय उस पर कोई भी वक्तव्य देना उचित है। सरकार और किसान संगठनों के बीच अगले दौर की बातचीत 15 जनवरी को होनी है, लेकिन 26 जनवरी को लेकर सबके जहन में एक बड़ा सवाल है। दरअसल किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालने की बात कही है। आज कोर्ट ने भी किसानों के वकील दुष्यंत दवे, जो किसानों की तरफ से थे, कोर्ट ने कहा कि क्या आप 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालेंगे?
तो दुष्यंत दवे ने कहा कि किसान ऐसा करना नहीं चाहते हैं, उन्हें रामलीला ग्राउंड में आने की अनुमति दे दी जाए, इजाज़त दे दी जाए तो वहां बैठकर वो अपना आंदोलन जारी रख सकते हैं। लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं, जरा आप ये सुनिए। हमने सुप्रीम कोर्ट को हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इसको संज्ञान लिया और किसानों का पक्ष वहां पर रखा। और सुप्रीम कोर्ट ने पहली सुनवाई में भी ये सरकार को कहा था कि किसानों के साथ में सरकार बैठकर बातचीत करे। अब की बार भी उन्होंने ये कहा है कि सरकार बात करे और इसका समाधान निकाल ले। जो लीगल इसमें पहलू होंगे, हमारी एक कमेटी बनी हुई है पूर्ण रूप से लीगल पहलू, वो कमेटी इसमें देखेगी, क्योंकि उसमें जो हमारे एडवोकेट्स हैं वे सब इस चीज़ को लीगल राइट्स इसमें क्या होंगे वे इसमें देख रहे हैं। और हम धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने इसको संज्ञान में। सुप्रीम कोर्ट कानूनों को होल्ड करने की बात कह रही है, लेकिन साथ ही कमेटी बनाने की बात भी कह दी है। तो ऐसे में कुछ लोग सोशल मीडिया पर यह सवाल उठाने लगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट चल रहा था वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही पहले कमेटी बनाई थी। लेकिन किसानों का साफ कहना है कि भाई हमारे आंदोलन की तुलना आप शाहीन बाग से मत कीजिए, हम कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं और अपनी मांग पर अडिग हैं। लेकिन इस आंदोलन के बीच जो एक दुखद खबर हर रोज़ हमें तकरीबन सुनने को मिल जाती है वो ये 70 से ज़्यादा किसानों ने अब तक अपनी जान गंवा दी है इस आंदोलन के दौरान। आज शाम भी हमारी ये चर्चा शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही आज भी एक किसान ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। चलते हैं अगली खबर की तरफ, और वो खबर है पश्चिम बंगाल से, जहां की पॉलिटिक्स में देवी सीता की एंट्री हो गई है। दरअसल ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के नेता कल्याण बनर्जी का अपनी जुबान पर काबू ना रहा बीजेपी को घेरने के चक्कर में, और उन्होंने देवी सीता के बारे में एक बयान दिया। इसके बाद जाहिर तौर पर बीजेपी को तमतमाना था और उन्होंने ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। आप देखिए तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के सियासी घमासान को दिखाती ये रिपोर्ट। हिंदुओं को गाली देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सीता माता का अपमान नहीं सहेगा हिंदुता। बनर्जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। সীতারামের কাছে যে বলছে, বলো ভাগ্যিস রাবণ আমাকে হরণ করে নিয়ে গেছিল। আর যদি তোমার চেলাগুলো যারা এই জয় কি বলে, হ্যাঁ লাল ফেট্টি হলুদ গেরুয়া ফেট্টি বলে, বলে যদি তোমার চেলাগুলো যদি আমাকে হরণ করে নিয়ে যেত তাহলে আমার উত্তরপ্রদেশে হাথরাসের ধর্ষিতা মেয়েটার মতো অবস্থা হতো। बंगाल की सियासत में अब मां सीता की भी एंट्री हो गई है। तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी चुनावी सभा में विरोधियों पर हमला बोल रहे हैं। उन्हें आईना दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस कोशिश में वो कुछ ऐसा बोल गए कि खुद ही विवादों में घिर गए। शनिवार को बैरकपुर की चुनावी सभा में तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी यूपी के हाथरस कांड के बहाने बीजेपी को घेर रहे थे, लेकिन उन्होंने जो मिसाल चुनी वो उल्टी पड़ गई। निशाना योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर था, पर मां सीता को लेकर उन्होंने जो कुछ भी कहा वो किसी भी लिहाज से जायज नहीं हो सकता। সীতারামের কাছে যে বলছে, বলো ভাগ্যিস রাবণ আমাকে হরণ করে নিয়ে গেছিল। আর যদি তোমার চেলাগুলো যারা এই জয় কি বলে, হ্যাঁ লাল ফেট্টি হলুদ গেরুয়া ফেট্টি বলে, বলে যদি তোমার চেলাগুলো যদি আমাকে হরণ করে নিয়ে যেত তাহলে আমার উত্তরপ্রদেশে হাথরাসের ধর্ষিতা মেয়েটার মতো অবস্থা হতো। राम भक्तों ने इस ललकार का जवाब देने में देर नहीं लगाई। हावड़ा के गोलबाड़ी थाने में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने टीएमसी सांसद के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का केस दर्ज करा दिया। ये जो वर्ड बोले कल्याण बनर्जी ने हमारी सीता माँ के लिए, ये बहुत गलत बात है और हमारे हिंदुओं के लिए बहुत आघात लगा है। इसलिए मैं अपने हिसाब से मैं जाकर इसे कंप्लेन किया और एफआईआर के लिए मैं गोलाबाड़ी गया। मैं चाहता हूँ कल्याण बनर्जी हमारे गुरु सीता माता के लिए माफी मांगे।
बीजेपी ने कल्याण बनर्जी के बयान को हाथों हाथ लेकर न सिर्फ इसे तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ दिया, बल्कि धार्मिक भावनाओं के खिलाफ भी बताया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि जनता इसका हिसाब जरूर करेगी। दोस्तों, इसी साल अप्रैल मई में चुनाव होने हैं पश्चिम बंगाल में, और ये फिसलती जुबानें और सियासी घमासान आने वाले दिनों में हमें और ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ये तो तय है। आज देखिए ना, नादिया ज़िले में एक रैली को संबोधित कर रही थी ममता बनर्जी, और उन्होंने कह दिया कि जिस दिन बीजेपी चुनाव हारेगी उस दिन बीजेपी के समर्थक और काडर वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने किया। यानी साफ है कि आने वाले दिनों में हमें बीजेपी वर्सेस ममता बनर्जी का ये सियासी मैच और ज़्यादा तेजी से देखने को मिलेगा। अगली खबर की तरफ चलते हैं, और वो खबर थोड़ी हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकती है। वो है कोरोना वैक्सीनेशन की। 16 जनवरी से देश में कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस पर एक विस्तृत चर्चा की। सुनिए क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 16 जनवरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है कि जिन 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है वो दोनों ही मेड इन इंडिया है। इतना ही नहीं, 4 और वैक्सीन प्रोग्रेस में है। और ये जो मैं करीब 60-70% काम पहले राउंड का होने के बाद बैठने की चर्चा इसलिए करता हूं कि उसके बाद और वैक्सीन भी आ जाएगी, और जब और वैक्सीन आ जाएगी तो हमें फ्यूचर का प्लान करने में वो भी एक बहुत बड़ी सुविधा रहेगी। और इसलिए सेकंड पार्ट इसका जो है, जो हम 50 से ऊपर वालों के लिए जाने वाले हैं, तब तक शायद हमारे पास और भी कुछ वैक्सीन आने की संभावनाएं हैं। साथियों, देशवासियों को एक प्रभावी वैक्सीन देने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ने हर प्रकार की सावधानियां बरती हैं। जिन 2 वैक्सीन की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री, वो है कोविशील्ड और कोवैक्सीन। ये दोनों ही भारत में डेवलप हुए हैं। लेकिन अब खास बात यही है कि 16 जनवरी से किस तरीके से टीकाकरण शुरू होता है और उसमें क्या चुनौतियां सरकार और प्रशासन के सामने आती हैं और उनसे वो कैसे निपटते हैं, ये महत्वपूर्ण है। हालांकि जो हमारा टीकाकरण का एक्सपीरियंस है भारत का, यानी हम पल्स पोलियो अभियान जैसे टीकाकरण अभियान चलाते हैं, जैसे अभियान चलाते हैं, तो दूर दराज गांव देहात तक एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। सरकार को उम्मीद है कि हम कोरोना वैक्सीनेशन को भी उसी सिस्टम के तहत सफलता के साथ कर पाएंगे। लेकिन कोरोना वैक्सीनेशन के दौरान जो गांव देहात में बड़े बड़े इलाकों में छोटे छोटे मेडिकल सेंटर होते हैं, सरकारी मेडिकल सेंटर जो होते हैं, वहाँ पर कोरोना वैक्सीनेशन का काम जब होगा तो बाकी सुविधाएं, बाकी मेडिकल सुविधाएं भी सही तरीके से चल पाएँ, इसे लेकर कुछ लोग जो हैं, कुछ विशेषज्ञ जो हैं वो आशंकित हैं। तो देखना होगा कि किस तरीके से ये कार्यक्रम आगे बढ़ता है। और जैसा मैंने आपको बताया था पहले भी कि पहले चरण में 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें ये टीका लगाया जाएगा। वो स्वास्थ्यकर्मी हैं, वो मेडिकल कर्मचारी हैं, पुलिस वाले हैं यानी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, और उसके बाद फिर वो 27 करोड़ लोगों का नंबर आएगा जो कि 50 साल से ऊपर के लोग हैं या फिर 50 साल से नीचे के वो लोग हैं जिनमें संक्रमण की आशंका ज़्यादा है, जो पहले से किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। यानी अभी 16 तारीख की शुरुआत के बाद अभी एक लंबा सफ़र तय करना है कोरोना वैक्सीनेशन को सफलता के साथ देश में पूरा करने का। अगली खबर है दोस्तों मौसम के बारे में। उत्तर भारत में खास तौर पर कड़ाके की ठंड जो है वो जारी है। 4-5 दिन बूंदाबांदी का दौर चला, बारिश का दौर चला, उसके बाद आसमान साफ हो गया और आसमान साफ होने की वजह से शीतलहर और ज़्यादा बढ़ गई है। दिल्ली की बात करें तो पारा जो है वो एक बार फिर नीचे की तरफ गोता लगा रहा है। देखिए ज़रा मौसम का हाल बताती हमारी ये रिपोर्ट। नई बर्फबारी से कश्मीर का हाल बेहाल। हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। बर्फ का कब्जा है, सड़कों का पता नहीं।
सभी जगह बर्फ की चादरें बिछी हैं। कारों की छतों पर भी बर्फ का ही कब्जा है। घरों की छतों पर भी बर्फ का राज है। कई गलियों में बर्फ का टीला बन गया। कई घरों के दरवाजे पर बर्फ ही बर्फ जमा हो गई। ये है हिंदुस्तान का जन्नत। बर्फबारी की नई किश्त ने फिर से घाटी को सफेद चादर से ढक दिया। हफ्ते भर बाद शुक्रवार को बर्फबारी बंद होने के बाद लगा कि जिंदगी फिर से पटरी पर आ जाएगी, लेकिन शनिवार की बर्फबारी ने मुश्किलें और बढ़ा दी। पूरे कश्मीर में पिछले एक हफ्ते से मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। न सिर्फ भीषण बर्फबारी हुई बल्कि साथ ही साथ अब मौसम विभाग के सभी अनुमान गलत साबित हो रहे हैं। शुक्रवार को बर्फबारी से कुछ राहत मिली थी कश्मीर में और यातायात जो है वो आगे बढ़ने लगा था, लेकिन फिर शनिवार को एक बार फिर बर्फबारी हुई और आज रविवार को भी हर तरफ बादल छाए हुए हैं। यहाँ तक कि कश्मीर के कुछ इलाकों में बीती रात भी हल्की फुल्की बर्फबारी दोबारा हुई है। श्रीनगर शहर को छोड़कर घाटी के दूसरे इलाकों में जनजीवन पूरी तरह से पटरी से उतर चुका है। कई इलाकों में अभी भी लोग जुस्तजू में हैं कि वो किस तरह से अपने जनजीवन को दोबारा पटरी पर लाएं। कश्मीर के ग्रामीण इलाकों का हाल और बुरा है। गलियों में इतनी बर्फ है कि लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। बाजार बंद है। दुकानों के शटर के सामने बर्फ ही बर्फ है। बस शुक्र यही है कि काफी दिनों बाद घरों में बिजली आ गई है। ये जो बिजली आई है रेस्टोर हुआ, पहले ही दिन से रेस्टोर हो गई। हाँ, बर्फ बहुत गिरी है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट तो काम कर रही है, लेकिन ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे के पूरे ये हॉस्पिटल रोड है। यहाँ देखिए कितनी बर्फ़ इन्होंने उठाई है। पूरी ज़्यादा बर्फ़ नहीं उठाई है। हम चाहते हैं कि यहाँ से बर्फ़ उठे और ताकि यहाँ अगर दूसरी गाड़ी आई वो फंसेगी यहाँ पे, तो कोई भी आता है वो फंस जाएगा यहाँ पे। कई इलाकों में बर्फ हटाने का काम चल रहा है, लेकिन प्रशासन के सामने मुश्किलें हैं कि वो ना तो बर्फ कटर ला पा रहे हैं और ना ही अपनी गाड़ियां। बर्फ हटाने के लिए प्रशासन अब लोगों से मदद की गुहार लगा रहा है। फिलहाल कोशिश यही है कि बीमार लोगों तक मदद पहुंचे। मेन प्रेफरेंस हमारी होती है जितनी भी गलियां कोचियां है उसमें बेसिकली ये जो हमारी मशीनरी है वो पूरी तरह पहुंच नहीं पाती है। हम वहाँ पे मैन्युअली कर रहे हैं। लोग इस वक्त हम लोगों को बोलते हैं कि कॉपरेट करो हमारे साथ। और जो 5 फुट इस वक्त बर्फ है, जो छतू से बर्फ आ रही है वो टोटल लगा के 10 फुट इस वक्त बर्फ है। हमारी प्रायोरिटी होती है इस वक्त मैक्सिमम जहाँ पे कोई बीमार होता है उसको निकालना होता है, उसको हॉस्पिटल पहुँचाना होता है, वो फर्स्ट प्रायोरिटी है। श्रीनगर में हालात कुछ बेहतर हैं। काफी दिनों बाद सड़कों पर रौनक दिख रही है। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, काम पर जा पा रहे हैं। पहाड़ों में लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन उत्तर भारत में तो खास तौर पर, माफ़ कीजिए, मैदानी इलाकों में तो खास तौर पर जो दलहन और तिलहन की फसलें होती हैं उन पर ये ज़्यादा ठंड जो है वो काफ़ी ख़राब असर डालती है। फूल मुरझा जाते हैं क्योंकि ओस की शक्ल में बर्फ़ जो है वो उन फूलों पर जब जम जाती है तो वो उन्हें जला देती है, ख़राब कर देती है, और मैदानी इलाकों के किसानों को यही चिंता सता रही है। दोस्तों, अगली खबर की तरफ चलते हैं और अगली खबर एक बार फिर हमारे चेहरों पर थोड़ी मुस्कुराहट लाने वाली है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट, जिसमें भारत के कुछ योद्धाओं ने ऑस्ट्रेलिया के सपनों पर पूरी तरह पानी फेर दिया। हनुमा विहारी और अश्विन, अपने घायल होने के बावजूद इन लोगों ने जिस तरीके से बहादुरी दिखाई पिच पर, उसे सारी दुनिया ने, आईसीसी समेत सारी दुनिया ने सलाम किया है। देखिए ये रिपोर्ट। भारत के ऋषभ पंत ऑस्ट्रेलिया के लिए धुआंधार पारी खेलकर मुसीबत बन रहे थे। भारत जीत की तरफ बढ़ रहा था और ऐसे में स्मिथ ने कुछ ऐसा किया जो उनकी बेईमान होने की फितरत का सबूत है। मैच के दौरान जब पंत अपनी क्रीज पर नहीं थे तब स्लिप में फील्डिंग कर रहे स्टीव स्मिथ ने विकेट के पास जाकर पंत के गार्ड के निशान जो कि पिच पर लगाए जाते हैं उनको पैर से मिटाने की कोशिश की। ये वाकया कैमरे में कैच हो गया और सोशल मीडिया पर इसकी हर तरफ निंदा हो रही है। पूर्व भारतीय खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग ने भी इस वाकये को लेकर ट्वीट किया है। 2017 में स्टीव स्मिथ ने भारत में टेस्ट मैच के दौरान डीआरएस लेते हुए ड्रेसिंग रूम की तरफ मुड़कर पूछा था कि रिव्यू लिया जाए या नहीं, जो कि नियमों का उल्लंघन था। उस वक्त स्टीव स्मिथ ने कहा कि उनको ब्रेन फेड हो गया था, यानी अचानक से उनका दिमाग स्पष्टता से सोचने में
में नाकाम हो गया और इसलिए उन्होंने ऐसा किया। इसके बाद 2018 में स्टीव स्मिथ बॉल टैंपरिंग के दोषी पाए गए। बॉल के साथ छेड़छाड़ करते हुए रंगे हाथों कैमरा पर पकड़े जाने के बाद स्मिथ पर 1 साल तक आईसीसी ने खेलने की पाबंदी लगाई थी। इस घटना के बाद सबको लगा था कि कैमरे के सामने आकर रो रो कर माफी मांगने वाले स्मिथ सुधर जाएंगे। दोस्तों, इस रिपोर्ट से पहले दरअसल मैं हनुमा विहारी और अश्विन की बात कर रहा था। दरअसल हनुमा विहारी ने 23 रन बनाए और अश्विन ने 39। स्कोर कार्ड देखेंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा बड़ा स्कोर नहीं लगेगा, लेकिन हनुमा विहारी चोटिल थे, घायल थे, लंगड़ा रहे थे, इसके बावजूद वो पिच पर डटे रहे। अश्विन की पत्नी प्रीति ने लिखा है कि आज मैच शुरू होने से पहले पिछली रात वो झुककर अपने जूते का फीता भी नहीं बांध पा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद ये दोनों खिलाड़ी 262 गेंदें ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की इन्होंने झेली। अश्विन के शरीर पर कई बार गेंद लगी, लेकिन ये दोनों डटे रहे क्योंकि भारत के लिए मैच बचाना था। दरअसल क्रिकेट में स्कोर कार्ड जो है ना, वो असली कहानियां बताते नहीं हैं। मुझे एक 1986 का एक मैच याद आ रहा है। वेस्ट इंडीज़ के एक खिलाड़ी थे गस लोगी। आप उस पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के उस मैच को देखेंगे, स्कोर कार्ड को देखेंगे तो गस लोगी ने बैटिंग ही नहीं की, गस लोगी ने बॉलिंग भी नहीं की, लेकिन वो मैन ऑफ द मैच थे। इसकी वजह ये कि उन्होंने बेहतरीन फील्डिंग की थी। 3 खिलाड़ियों को पाकिस्तान के कैच ली थी उनकी और 2 खिलाड़ियों को रन आउट करवाया था, यानी आधी टीम को उन्होंने फील्ड पर रहते हुए वापस पेविलियन भेजा था। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि क्रिकेट में स्कोर कार्ड जो है वो देखकर आप खिलाड़ियों के प्रदर्शन का फैसला मत कीजिए। मैच रिपोर्ट्स को जैसा हमने आपको बताया इस तरीके से डिटेल्स में खंगालिए, तब पता लगेगा कि किस खिलाड़ी ने कितनी जान मारी है मैदान पर। तो हनुमा विहारी और अश्विन को हम सलाम करते हैं, उन्होंने जो जज्बा दिखाया। और सबसे खास बात ये भी कि अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो चौथा टेस्ट होना है वो एक बार फिर उस पर सबकी निगाहें रहेंगी, क्योंकि अब स्कोर जो है वो 1-1 से बराबरी पर है। चौथे टेस्ट में जो जीतेगा वो सीरीज़ को जीत लेगा। बहुत समय बाद इतनी दिलचस्प टेस्ट सीरीज़ हमें देखने को मिल रही है, जो एक बार फिर साबित कर रही है कि T20 में ग्लैमर जितना भी हो, लेकिन भैया असली क्रिकेट जो है वो टेस्ट क्रिकेट है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन मैं आपसे जो बार बार गुजारिश करता हूं, आपको अगर हमारी ये बातचीत अच्छी लगी तो न्यूज़ तक को सब्सक्राइब कीजिएगा, लेकिन उसके साथ ही जो हमारी तक ऐप है उसे अपने मोबाइल फ़ोन पर डाउनलोड कीजिए और वीडियो कमेंटिंग वहां पर जाकर कीजिए। अपना चेहरा सिर्फ मैं ही क्यों दिखाऊं भाई, आप भी अपना चेहरा दिखाइए और हमसे बातचीत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार, कल फिर मुलाकात होगी।